Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits and he stares. Someone's always standing in the darkest corner of my room. He's tall and wears a suit of black, dressed like the perfect groom. Where are you going? Why won't you stay? They might be scared of you, but I just want to play. He has no face. He hides with the trees. He loves little children when they beg and screaming in the darkest corner of my room. He's tall and wears a suit of black, dressed like the perfect groom. Where are you going? Why won't you stay? They might be scared of you, but I just want to play. He has no face. He hides with the trees. He loves little children when they beg and scream. वो इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि उसकी आंखों से लहू बहने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा। रो रो के आंसुओं के निशान उसके चेहरे पे नक्श कर चुके थे। उसकी रोने की आहो बुका जंगलों में, वीरानों में दूर दूर तक सुनाई देती थी। वो रोती जाती थी और अपने बच्चों के नाम पुकारती जाती थी। उसके बच्चे जिनको वो अपने हाथों से मार चुकी थी, जिन्होंने अब लौट के वापस नहीं आना था, लेकिन वो ही बच्चे एक रीज़न थी जिनकी वजह से वो लिम्बो से, यानी कि उस जगह से निकल सकती थी जहाँ पे रूहें कैद हो जाती हैं। ये एक मशहूर कहानी है ला llorona की, जिसकी स्टोरी वेस्टर्न कल्चर में, अर्बन लेजेंड में, फोल्कलोर में मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ला llorona को आज भी दरियाओं, झीलों, तालाबों के पास भटकते हुए दिखा जाता है, जहाँ पे उसकी रूह फिर रही होती है अपने बच्चों की तलाश में। और दरियाओं पे मौजूद उस वक्त जितने भी बच्चे होते हैं, उन्हें वो अपना बच्चा समझ के अपने साथ ले जाती है। ला llorona, जी हाँ, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना तो कोई मसला नहीं, आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी।
लेकिन उससे पहले आप सबका वेलकम कर दें मेरे शो में विच इज़ हॉरर नाइट विद फ़िज़ा। सो आप सबके समातों को मेरा प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम। और वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन सब की समातों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो वक्त निकाल के मेरे शो में अपनी हाज़िरी लगवाने आए हैं। तो जी सबसे पहले आपके नामों की हाज़िरी लगा दी जाए। शेख जैद बिन अशरफ फरहाद अहमद कहते हैं प्रेजेंट। जी जी प्रेजेंट। किबलाला यानी कि सुलैद, आयशा अहमद, अली ख़ान फैज़, अब्दुल मुहीत, शफ़क सैयद मेरी दोस्त, उसामा जैन, स्टार लिब्रा, फ़हद फ़िरोज़, सारा कबीर, अरमान सूर्या, IG एहसन, और जो लोग भी मुझे अभी सुन रहे हैं, अब्दुल राफी जिन्होंने अभी सुनना स्टार्ट किया है, आपकी सबसे पहले तो आपका वार्म वेलकम, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अबान साजिद, योर्स ट्रूली अमल। स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस लाइव को शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो जल्दी से इसे अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दें, और इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं तो यहाँ पे नीचे कमेंट के बराबर में एक जहाज़ नुमा शेयर का बटन है, इसे जी आप टच करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि यहाँ पे आप लोगों की गैदरिंग जमा हो सके और वो आज की तमाम शो के जो टॉपिक्स हैं उन्हें आराम से सुन सकें, समझ सकें और आपको ज्वाइन कर सकें। तो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी लेकिन बेतहाशा हसीन थी। उस गांव में उसके हुस्न की मिसाल उसके अलावा और कोई नहीं था। अपने माँ बाप के साथ रहने वाली ये गरीब लड़की मारिया जो कि मैक्सिको के गांव में बसती थी, एक दिन फसलों पे काम कर रही थी। तो उसके करीब से एक अमीर से वहाँ के ताजदार का गुज़र हुआ। एक बिजनेसमैन जो कि मैक्सिको के उस गांव के पास से गुज़र रहा था, उसकी नज़र जो ही मारिया पे पड़ी, पहली निगाह में उससे मोहब्बत हो गई। और जाहिर सी बातें होनी भी थी क्योंकि मारिया थी ही इतनी हसीन। उस अमीर बिजनेसमैन ने, उस अमीर शख्स ने फैसला कर लिया कि उसने मारिया से शादी करनी है और रसूमात अदा कर दी गई, हक अदा कर दिया गया और उसने मारिया को अपना बना लिया, उसे हासिल कर लिया। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। मारिया अब एक मैरिड वुमेन थी। मारिया के 2 बच्चे हो गए थे। लेकिन यहाँ पे मारिया महसूस कर रही थी कि उसके शोर का लगाव उसकी तरफ थोड़ा कम होता जा रहा है। इस दूरी को, इस इख्तिलाफ को मारिया ने दिल ही दिल में महसूस करना शुरू कर दिया था। बहरहाल
क्योंकि उसका शौहर एक बिजनेसमैन था, ताहाल उसे मैक्सिको से बाहर और दूसरी सिटीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में भी जाना होता था। लेकिन पिछले 2 सालों में इतना ज़्यादा उसका काम का लोड नहीं बढ़ा था कि वो वहाँ से हफ्तों ही वापस ना आए, और वक्त बढ़ता गया और ये कहानी हफ्तों से महीनों पे चली गई। मारिया के शोहर का घर पे ना आना मारिया को काफ़ी परेशान करने लग गया। वो उदास रहती थी, सैड रहती थी, बेवजह स्ट्रेस लेती थी, अपने दोनों बच्चों को बस मोहब्बत करती रहती थी। ज़िंदगी तो गुजर रही थी, लेकिन सिर्फ दौलत ही काफ़ी नहीं थी ज़िंदगी गुजारने के लिए। वो तलबगार थी उस प्यार की, उस मोहब्बत की जो उस अमीर बिजनेसमैन ने उसे दी थी। लेकिन अब वो उसे मोहब्बत दे नहीं पा रहा था, वो देने से नाअहल था। वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था जब मारिया को उसकी ज़रूरत थी। एक दफ़ा मारिया ने अपने शौहर से बहुत लड़ाई की और उससे पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम महीनों महीनों घर ही नहीं आते हो? तुम मुझसे बात ठीक से नहीं करते हो, तुम्हारा लगाव मेरी तरफ कम हो गया है। जिसमें मारिया के शौहर ने उसे बताया कि उसने कहीं और शादी कर ली है, उसे अब तुमसे मोहब्बत नहीं रही। मारिया, तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा। वो कहीं और शादी कर चुका है मारिया, इस हकीकत को तुम्हें मानना होगा। मारिया, जिसे उसका दिल इस तरह से समझा रहा था, लेकिन वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं थी। बहुत अफसरदा थी, जहनी बीमारियों का शिकार होती जा रही थी। अपने मियाँ की दूसरी शादी ने उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया। देखते ही देखते मारिया की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो हर वक्त रोती रहती थी, जिसकी वजह से उसका नाम ला llorona रखा, यानी कि वीपिंग वुमन, रोने वाली औरत। क्योंकि हर वक्त मारिया के घर के पास से जब भी कोई राही गुजरता था, उसे उस घर से सिर्फ रोने की ही आवाज़ें आती थी। एक दिन मारिया अपने दोनों बच्चों को दरिया के पास लेके गई और मानो वो यूँ चली जा रही थी जैसे उसके औसान ख़ता हो गए हों, वो होश में ही ना हो। वो अनकॉन्शियस हालत में दरिया की तरफ कदम बढ़ाए जा रही थी। दोनों मासूम बच्चे माँ का हाथ थामे उसकी तरफ देखे जा रहे थे कि हमारी माँ हमें कहाँ लेके जा रही है। मारिया के वो मासूम बच्चे अपनी माँ पे जो भरोसा करके अंधाधुंध चले जा रहे थे, दरिया के पास जाते ही मारिया ने उन्हें पानी में डुबो दिया। वो एक मछली की तरह तड़प रहे थे, वो सांस लेने को बेकरार थे। वो तड़प रहे थे, वो मचल रहे थे, वो सांस लेना चाहते थे। वो मासूम नन्हे बच्चे जिन्हें उनकी माँ बेरहमी से मार रही थी। वो बच्चे तड़पते रहे और जब वो मर गए और उनकी लाशें तैर के ऊपर आईं, तब ला llorona को होश आया और उसने देखा कि उसने अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से मार दिया है। जब मारिया ने यानी कि ला llorona ने ये मंजर देखा, उसने उसी पानी में डूब के खुदकुशी कर ली और वो मर गई। अब मरने के बाद अर्बन फोल्कलोर्स में, मिथ्स में क्या लिखा जाता है, मैं आपको बताती हूँ। फोल्कलोर्स में लिखा जाता है कि मरने के बाद जब मारिया की रूह परवास कर गई,
तो फर्दर में जाने के बाद हेवन के दरवाजे पे मारिया को रोक लिया गया और उसे कहा गया कि तुम हेवन में तब तक दाखिल नहीं होगी जब तक तुम अपने दोनों बच्चों को ढूंढ के नहीं ले आती। और इसके बाद से मारिया की रूह ज़मीन और आसमान के दरमियान फंस गई, कैद हो गई और वो एक वैंडरिंग सोल बन गई। और मैक्सिको में ये बात मशहूर हो गई कि दरिया के पास मत जाना, वहाँ पे अक्सर एक औरत की रूह देखी जाती है जिसको ला llorona का नाम दिया गया वहाँ के लोगों ने। ला llorona का मतलब होता है विपिंग वुमन, यानी कि रोने वाली औरत। मारिया ला llorona के नाम से मशहूर हो गई। उसकी रूह दरियाओं के पास अक्सर देखी जाती थी। अक्सर लोगों ने देखा कि एक अजीब से सफ़ेद लिबास में एक भयानक सी औरत जिसकी आंखों के नीचे आंसुओं की निशान पड़े हुए हैं और हत्ता की लकीरें गड़ी हुई हैं और वहाँ से खून टपक रहा है, वो दरिया के पास बैठ के रो रही है और कुछ ढूंढ रही है। और जो ही दरिया के पास से कोई बच्चा भी गुजरता था, ला llorona उसे अपना बच्चा समझ के पहले माफ़ी मांगती थी। फिर वो जब देखती थी कि मेरा बच्चा नहीं है, वो उसे मार दिया करती थी पानी में डुबो के। और लेजेंड्स में, फोल्कलोर में ला llorona का कैरेक्टर इस तरह से मुतारिफ हुआ। और आज भी दुनिया में कहीं पे भी वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है कि पॉन्ड्स के पास, रिवर्स के पास, दरियाओं के पास, समुद्रों के पास, पानी के पास अगर किसी रोती हुई औरत की चीखें सुनाई देती हैं तो वो ला llorona की रूह होती है जो कि अपने बच्चों की तलाश में अभी तक भटक रही है। आज हैलोवीन नाइट पे ला llorona के बारे में आपको बताने का मकसद क्या है, इस बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लूँ। अक्टूबर के स्टार्ट में जो मैंने हैलोवीन के ओरिजिन पे एक शो किया था, उसमें मैंने बताया था कि हैलोवीन पे एक रस्म अदा की जाती है ट्रिक एंड ट्रीट की। बेसिकली ट्रिक एंड ट्रीट छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये करते हैं, जो कि हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स में होते हैं। अपने अपने पसंद के घोस्ट कॉस्ट्यूम में बच्चे हर दरवाजे पे जाके ट्रिक एंड ट्रीट करते हैं, जिसमें आगे शख्स जो होस्टिंग कर रहा होता है, जो होस्ट होता है, वो उन्हें कोई डेजर्ट देता है, कैंडीज़ देता है। बहुत से क्रिश्चियन सेक्ट्स में अभी भी ये माना जाता है कि जब वो बच्चे ट्रिक एंड ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें एनी सेक्विन और ला llorona जैसी भटकी हुई आत्माएं जिन्होंने अपने बच्चों को अपने हाथों से मारा था, उनके बच्चों की रूहें इस ग्रुप में शामिल होती हैं। और इस टाइम अर्थ पे, जो कि 31 अक्टूबर की नाइट होती है, जिसे माना जाता है कि ये वो रात है, ऑल सेंट्स डे की रात है, जिस पे दुनिया अपने ऑर्बिट के इस पोजीशन में होती है जहाँ से सिजीन फर्दर के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी कि दुनिया और वो दुनिया जिसके बारे में सिर्फ गुमान किया जाता है, इनके दरवाजे खुल जाते हैं। चांद अपनी एक ऐसी पोजीशन में होता है, समुंदर अपनी एक ऐसी हरकत में होता है जहाँ टू वर्ल्ड आपस में एक हो रही होती हैं। मैजिशियंस के लिए ये बहुत स्पेशल नाइट होती है। We call Halloween night, it's not just a night, it's something for magicians. So, ट्रिक एंड ट्रीट में ला llorona यानी सेक्विन के बच्चे भी होते हैं, उनकी रूहें भी होती हैं। इसके अलावा वो तमाम जिन जो डेजर्ट लाइक करते हैं वो भी होते हैं। आज के टॉपिक का एक कैरेक्टर ला llorona जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके सेकंड टॉपिक की तरफ भी मैं बढ़ना चाहूँगी, जो कि है सिलेंडर मैन।
बेसिकली सिलेंडर मैन का कैरेक्टर हमने मूवीज़ में देखा है, इसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स के मैं जवाब दे दूँ। हारून खान कहते हैं बेहतरीन स्टोरी टेलर, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच हारून, आपकी पसंदीदगी का। आयशा अमन कहती है मैजिक डजंट एक्सिस्ट। नो माय स्वीट हार्ट, ऐसा नहीं है। आई हैव डन सो मेनी शोज अबाउट मैजिक, जिसके अंदर मैंने मैजिक के ओरिजिन को हर रिलीजियस से बताया है, इवन इस्लाम से भी। सो इट डज। स्टार लिब्रा ओके कहते हैं यस यस, ये टॉपिक याद है, ट्रिक एंड ट्रीट। यस, आपने सुना था, ही इज माय डेली लिसनर। अली खान कहते हैं हंस कौन रहा है जी? आई डोंट नो, मैं तो अकेले कमरे में हूँ, कौन हंस रहा है? कोई भी नहीं हंस रहा। अली खान फैज कहते हैं द कर्स ऑफ ला llorona, या ऑफ कोर्स इसके बारे में एक मूवी भी है, द कर्स ऑफ ला llorona। एंड ये मूवी जो है वेस्टर्न कल्चर में, अर्बन फॉल्कलोर्स में कहा जाता है कि एक रियल टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। स्लेंडर मैन भी एक रियल बंदा था। उल्लू के साथ काट के 40 दिन घर में एक तरफ पे खड़े होना पड़ता है। सो यहाँ पे किबलाला सुलैद जो है मैजिक की स्टडी दे रहे हैं, बट सुलैद आपको पता है ना, जहन्नुम में जाता है जादू सिखाने वाला भी। फरहाद कहते हैं इन सब पे मैंने कल रिसर्च करनी है। ऑफ कोर्स आप करना, कल ही मूवी देखी है। ओह गुड। ओके, यहाँ पे आपको एक मैं बात बता दूँ, बिकॉज आप लोग बहुत हॉरर के लवर हो, बहुत आपको हॉरर चीज़ें पसंद है, एंड मोस्टली मेरे जैसे जो हॉरर लवर है ना, वो मूवीज़ देख देख के दुनिया की मूवीज़ हॉरर देख चुके हैं, और अब वो और ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम मांगते हैं। मैं हॉरर मूवीज़ देख देख के ऐसी हो चुकी हूँ कि भूत जब उसमें आता है मैं कहती हूँ नहीं मज़ा आ रहा, स्क्रीन में से प्लीज़ निकल के आ जाओ। सो आप तमाम लोगों के लिए, अगर आप लोग हॉरर के बहुत फ्रीक हो, तो एक सीज़न है जो मैंने देखना स्टार्ट किया है, द हाउंटिंग ऑफ हिल हाउस। ये नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, सो इसे लाजमी देखना, बड़े मज़े का सीज़न है। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिससे नॉलेज बड़ा इंक्रीज़ होता है। लेकिन सीज़न का एक मैं आपको एक तो ये है कि ट्रू स्टोरी पे बेस है। शिर्ली जैक्सन की एक नॉवेल है ये, द हाउंटिंग ऑफ हिल हाउस, जो कि ट्रू इंसिडेंट पे बेस है। ये जगह भी मौजूद है और इस नॉवेल के ऊपर ही पूरा सीज़न बना है। सो ये सीज़न आप लोग लाजमी देखना। और इसके अंदर जो नॉलेज वाली बात बताई वो ये थी कि इसके सीज़न के फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में, अगर आप लोगों का सस्पेंस ख़राब हो जाएगा मैं बताऊंगी, बट मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताती हूँ। उस पूरे सीज़न के अंदर एक फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ और उनके 5 बच्चे होते हैं, 3 बहनें होती हैं, 2 भाई होते हैं, और हर पर्सन को उस घर में इंडिविजुअली एक अलग कैरेक्टर का घोस्ट नज़र आता है। उनकी जो सबसे छोटी बहन होती है ना, नेली, वो बचपन से एक चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है, एंड वो अराउंड होती है 5-6 साल की, और वो इस उम्र से ही एक बेंड नेक वुमेन को देख रही होती है, यानी कि टूटी गर्दन वाली औरत को, और उसे देखती है कई बार ख्वाबों में, और उससे डरती है, चीखती है, इतना डरती है कि वो ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है उससे। इवन कि वो इतनी बड़ी हो जाती है, उसकी शादी भी हो जाती है, उसके बाद भी उसको वो बेंड नेक वुमेन दिखना बंद नहीं होती है। और जब वो तमाम सिचुएशन से गुजर रही होती हैं, और उस नैली का जो एंड होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वो डिप्रेस होके हिल हाउस में वापस जाके सुसाइड करती है। और जब वो सुसाइड करती है तो वो एक जगह पे रस्सी बंधी हुई होती है, उसे लटक जाती है, और जब वो लटकती है उस टाइम वो ये चीज़ देखती है कि लटकने से उसी की गर्दन टूटी हुई थी, और वो जो बैंड नेक वुमेन थी उसको सारी ज़िंदगी नज़र आई, वो खुद थी। क्योंकि मरने के बाद जिस टाइम वो लिम्बो में जाती है, लिम्बो इज़ अ प्लेस वेयर टाइम नहीं है। आपको मैं एक बड़ा फैक्ट बात बताती हूँ कि डू यू नो कि जब तक हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, हम तब तक टाइम के मोहताज हैं। आफ्टर लाइफ टाइम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यू नो अभी तो मैं बात कर रही हूँ, यूल से कहाँ लिखा है, आप कैसे जानती हैं? आप क्या मर गई हैं, मर के ज़िंदा होकर शो कर रही हैं? हाउ डू यू नो कि आफ्टर लाइफ टाइम की एग्जिस्टेंस नहीं है?
बट आई विल टेल यू इन माई अनदर शो। मैं नेक्स्ट शोज़ में इस बारे में बात करूँगी जब मैं बरज़क, लिम्बो, फर्दर, वो प्लेसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन इन्हें कहा एक ही जाता है जगह जहाँ पे हमारी रूहें इंतज़ार करती हैं मरने के बाद। इन जगहों पे वो नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम का इंसान तब तक मोहताज है जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, तब तक टिक 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 ये सब चल रहा है, तब तक उसकी उम्र बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। जैसे ही इंसान मर जाता है और उसकी बॉडी ख़त्म हो गई, फना हो गई और उसकी रूह, उसकी स्पिरिट, उसकी सोल जिस्म में से परवास कर गई, देन वो टाइम की मोहताज नहीं है। सो जो बड़ी नॉलेजेबल चीज़ थी सीज़न में मैंने वो देखी, वो ये थी कि मरने के बाद उस लड़की की रूह टाइम के डिफरेंट पीरियड्स को देख रही थी, जहाँ पे वो एक छोटी बच्ची को नज़र आ रही थी और वो बच्ची उससे डर रही थी, और वो बच्ची वो खुद लड़की थी, वो सारी ज़िंदगी अपनी ही रूह को देख के डरती रही थी। सो सिर्फ टाइम की मोहताज बॉडी है, फिज़िकल बॉडी है। जब आप सो जाते हैं, ख्वाबों में चले जाते हैं, आप ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जो आप फ्यूचर में देख रहे होते हैं। यानी कि इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। 2017 में मैंने ख्वाब देखा था, एक रूम है, वहाँ पे एक रेड कलर का सोफ़ा रखा हुआ है, उस रूम में अंधेरा हो रहा है, एक अजीब सी ठंडक हो रही है, और मेरे हाथ में एक डायरी है और मैं खुद से बातें कर रही हूँ। 2017 का ख्वाब है। 2020 में मेरे कमरे में रेड कलर का सोफ़ा है, मेरे सामने एक डायरी है, एक सेटअप है, और मैं खुद से बातें नहीं कर रही बल्कि एक शो कर रही हूँ। सो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम पहले से एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, और जब हम उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं तो हम सोचते हैं ये मंज़र मैं पहले कहाँ देख चुकी हूँ। सो व्हेन यू आर ड्रीमिंग, व्हेन यू आर स्लीप टाइम एंड व्हेन यू आर डेड, ये बात कही जाती है ना कि सोया इंसान मरे हुए के बराबर है। दिस इज़ बिकॉज उसकी रूह जो होती है वो किसी टाइम पीरियड की कैद में नहीं होती। या ऑफ कोर्स लूसिड ड्रीमिंग एंड डेजा वू। सो अबाउट फर्दर, बरज़क, लिम्बो एक शो करेंगे जिसमें बताएंगे कि रूह वक्त की मोहताज नहीं होती। बट यहाँ पे सिलेंडर मैन हमारा वेट कर रहा है। सो अक्सर जंगलों में कुछ बच्चों के ख्वाबों में कुछ सन्नाटों में, वीरानों में, सुनसान इमारतों में अक्सर लोगों ने एक ऐसे क्रिएचर को देखा है जिसे वो पहचान ही नहीं पाए। दिखने में तो पूरा इंसान का वजूद होता है, लेकिन चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इम्प्रेशन नहीं, ना नोज़, ना आई, ना लिप्स, एकदम फ्लैट सपाट चेहरा। मुझे कई लोग जिन्होंने अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की हैं, क्योंकि मेरे शो का कंटेंट यही होता है कि मैं आप लोगों की बताई हुई स्टोरी को शेयर करती हूँ, जो कि आप लोगों ने मुझे भेजी होती है, उसको आपके नाम के साथ शामिल करती हूँ। कई लोगों ने मुझसे अपने साथ होने वाले वाक़यात में ज़िक्र किया है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसका ना कोई चेहरा था, ना कोई एक्सप्रेशन था, ना कोई इम्प्रेशन था। आई डोंट नो वो कोई भूत था, कोई जिन था, क्या था। एंड आई हैव डन अ शो अबाउट इट जिसमें मैंने हमज़ाद का जिक्र किया था। एंड आई टोल्ड यू गाइस कि हमज़ाद जो होते हैं बेसिकली इनके बारे में कहा जाता है कि ये साए में रहते हैं, परछाई में रहते हैं, और जब ये हमारे सामने आ भी जाते हैं तो इनके चेहरे पे कोई इम्प्रेशन, एक्सप्रेशन नहीं होता, बल्कि एक सपाट चेहरा होता है, लाइक एक कोरे कागज़ की तरह।
सो इसी तरह कई मूवीज़ में, सिनिस्टर में और काफ़ी प्लेस में इस कैरेक्टर का जिक्र हुआ है। बेसिकली तो स्लेंडर मैन का जो ओरिजिन है, इसके अंदर जो कैरेक्टर के बारे में डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक वेस्टर्न मैन था। कहीं नॉर्वे से आगे दूर पहाड़ों में, ठंडे इलाकों में, जंगलों में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम स्लेंडराइन था, स्लेंडरीना। और इस शख्स का अपना नाम साइमन था। साइमन अपनी फैमिली से, यानी कि अपनी वाइफ से और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक दफ़ा साइमन की बेटी स्लेंडरीना जंगलों में लकड़ी अपनी माँ के साथ ढूंढ रही थी। ताहम इन माँ बेटी को एक शरारत सूझी। उन्होंने न जाने जहन में क्या सोचा, क्योंकि वह हैलोवीन मंथ चल रहा था, तो उनके माइंड में आया कि हम क्यों ना अपने बाप को, साइमन को प्रैंक करें। और अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने घर में कुछ प्रैंक के लिए तैयारियां की हुई थी। उनका बाप साइमन रात में आया और वो बाहर आग लगा रहा था, कुछ काम ही कर रहा था कि उसकी बीवी की आवाज़ घर में से आई। उसने चीख के अपनी बेटी स्लेंडरीना को बुलाया। स्लेंडरीना भाग के माँ की आवाज़ पे घर में गई। साइमन भाई खड़ा परेशान था, कैसा क्या हो गया। जब 5 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया तो साइमन घर के अंदर गया देखने के लिए कि ऐसा क्या हुआ है कि शोर शराबा मच गया। साइमन जो ही अंदर गया उसने देखा कि उसकी बेटी, उसकी हर दिल हजीज बेटी, उसकी मोहब्बत, जिसे वो बेतहाशा प्यार करता था, जिसके लिए बेतहाशा मायने रखती थी, और उसकी बीवी जो उसके लिए कुल कायनात थी, उसका कुल असासा थी, उसकी पूरी फैमिली थी, ये दोनों खून से लथपथ बेड पे मरी हुई पड़ी थी। साइमन इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने जैसे ही देखा उसकी कुल कायनात उजड़ गई, उसकी बेटी, उसकी बीवी बेड में मरी हुई पड़ी थी, खून में लथपथ। उसने सोचा मेरे जीने का भी अब कोई फायदा नहीं, मेरी जिंदगी की वजह तो खत्म हो गई। और देखते ही देखते साइमन ने एक छुरी उठा के अपने दिल में घोंप दी। जैसे ही साइमन ने ऐसा किया, उसकी बेटी और उसकी बीवी फौरन से उठी और शोर मचाने लगी कि हम प्रैंक कर रहे थे। लेकिन वो चाह के भी साइमन को बचा ना सके। जब उन्होंने आसपास और जगहों पे जाके घरों में शोर मचाया कि साइमन ने अपने आप को मार दिया है, उसे बचाने के लिए कोई कुछ करे,
वो शोर मचाते रहे, हर घर का दरवाज़ा पीटते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया। उनकी हालतें देख के उनकी हालतें देख के हर कोई अपने घर का दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देता था। अब बुक्स में जो कि लिखा जाता है, फोकलोर्स में जो कि इसकी स्टोरी के बारे में मज़ीद कहा जाता है, वो ये कि मरने के बाद जब साइमन की रूह निकल गई तो क्योंकि उसने सुसाइड की, एक हराम मौत मारा, इस वजह से उसकी जो रूह है वो ज़मीन और आसमान के बीच कैद हो गई। और उसकी रूह भटकने लगी। जंगलों में अक्सर उसकी रूह लोगों को नज़र आती थी। और एक दिन सिलेंडरीना और उसकी माँ, उन्होंने देखा कि साइमन की रूह उनके सामने आई है और वो उनसे बदला लेना चाहती है। और उन्हें अपने साथ लेके जाना चाहती है। तमाम साइमन अब एक बदरूह बन चुका था और उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी का गला अपने हाथ से काटा और उनकी रूहों को अपने साथ ले गया। और अक्सर तन्हा बच्चे जब फिर रहे होते हैं, साइमन उनमें अपनी बेटी को ढूंढता है उससे माफ़ी मांगने के लिए और उसे मार के अपने साथ ले जाता है। और जब जहाँ कोई खातून जंगलों में अकेली फिर रही होती हैं, साइमन उसे भी अपने साथ मार के ले जाता है। इस तरह से फोकलोर्स में, टेल्स में ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। बट ये तो ओरिजिन था साइमन का, सिलेंडर मैन का, जिसका चेहरा कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई इम्प्रेशन नहीं था, सपाट चेहरा था। अगर हम इस बारे में मज़ीद रिसर्च करें कि वो कौन कौन सी क्रिएचर्स हैं जीन्स में और अनसीन क्रिएचर्स में, जिनके चेहरे पे कोई इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई फिज़िकल फीचर नहीं होता, तो हमें ये पता चलता है कि एक तो हमज़ाद का कोई फिज़िकल फीचर चेहरे का नहीं होता, और सेकेंडली वो रूहें जो कि ज़मीन और आसमान के बीच फंस जाती हैं, जिनके लिए गेट्स ओपन नहीं होते, उनके किसी नामुकम्मल मकसद की वजह से या किसी अधूरी ख्वाहिश की वजह से या किसी ऐसे अमल की वजह से या इस तरह मरने की वजह से जो एक्सेप्टेबल ना हो, तो वो रूहें ज़मीन और आसमान के बीच कैद हो जाती हैं। और अगर इस पे कोई एतराज़ है तो आई टेल यू अबाउट इस्लामिक, इसके रेफरेंस भी दे दूँगी आपको नेक्स्ट शो में। बट ये कि एक मैंने हदीस पढ़ी थी जिसके अंदर कहा गया था कि ज़मीन के तहों के नीचे एक जगह ऐसी है जिसका नाम सिजीन है और वहाँ पे कुछ बुरी रूहों को कैद किया गया है। सो ऐसी रूहें इस प्लेसेस में जाती हैं जो कि बैड, कोई बुरा काम करती हैं। नेक रूहें तो ऑफ कोर्स बख्शी हुई होंगी, वो किसी को क्यों परेशान करेंगी, वो सिर्फ उनको नज़र आती हैं जिनसे वो मोहब्बत करती हैं, अपने चाहने वाले जिनको वो छोड़ के जाती हैं, किसी को परेशान नहीं करती। अगर आपका कोई ऐसा चाहने वाला
जो आपको छोड़ गया हो इस दुनिया में, वो आपको अक्सर ख्वाबों में, ख्यालों में मिलने आता हो या आती हो, तो महज आपको उसका नज़र आना या उन लोगों को नज़र आना जो कि उनके चाहने वाले हैं, एक हकीकत होती है। रूहें आती हैं देखने, मिलने अपने चाहने वालों। लेकिन वो रूहें जिनकी कोई नामुकम्मल मकसद, कोई अधूरी ख्वाहिश, या कुछ ऐसा काम जो कि अधूरा दुनिया में रह गया हो, ऐसी रूहें भटक जाती हैं, बीच में कैद हो जाती हैं और वक्त के साथ साथ गुज़रते हुए वो अपनी पहचान खोती जाती हैं, यानी कि बहुत कदीम और पुरानी रूहें बन जाती हैं। ये मैं आपको बुक से पढ़ के बता रही हूँ। सो ऐसी रूहों के बारे में भी ये कंसेप्ट है कि उनके चेहरे के कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते। जैसे जैसे वक्त के साथ वो अपनी मेमोरीज़ भूल रही होती हैं, अपनी पहचान भूल रही होती हैं, ऐसे उनके चेहरे के फ़िज़िकल एक्सप्रेशन ख़त्म होते जाते हैं। सो डिटेल्स में इसके बारे में अपने नेक्स्ट शो में बताऊंगी जब मैं बरज़क का जिक्र करूंगी। बट लायरोना और स्लेंडरमैन के बारे में जो ओरिजिन था, आज के अपने हैलोवीन स्पेशल शो में मैंने आपको बताना था, जो कि आपको बताया। होप कि आपको पसंद आया हो। मज़ीद स्टोरीज़ की तरफ बढ़ेंगे, बट उससे पहले लेट्स यहाँ कमेंट सेक्शन में क्या बात चल रही है। और अगर कोई लाइव हमें ज्वाइन करके अपने साथ आप बीती या आपने जो किसी से सुना हो, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे लाइव रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मैं अभी लाइव कॉल ले लूँगी। बट मेक श्योर मुझे लाइव रिक्वेस्ट भेजने से पहले फेसबुक पे या फिर इधर इंस्टाग्राम पे आपका प्लीज़ वो अपडेट हुआ हो, इंस्टा या फेसबुक। बिकॉज़ अगर आपका अपडेट नहीं होता तो यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है और तमाम लोग जो मुझे सुन रहे होते हैं उनको फिर मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाती। अमर शकील कहते हैं ओके गुड। अमर शकील, अमन हुमैल, फरहाद अहमद, हारून खान, उबे, शेख जैद बिन अशरफ, अहमद नवीद, स्टार लिब्रा, आयशा अमन, अब्दुल महीद, अली खान फैज़, अवीसो, नवीद सईद, द क्लासिक कर्ली, ब्रोनीटो, नवीद, मारिया, यहाँ भी मारिया है, नोमी शाह, शिव 523, शान तारिक, अलीज़ा, सलेत, आम अली भट्ट और जो भी लोग सुन रहे हैं जी, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। आप मुझे वक्त देते हैं, अपनी तमाम कीमती चीज़ देते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है लेकिन वक्त नहीं ख़रीदा जा सकता। और इस ज़िंदगी में जब तक हम हयात हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, घड़ी की टिकटॉक चल रही है, वक्त बहुत मायने रखता है। और आपका वक्त मुझे देना मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं बहुत ज़्यादा भी शुक्रिया अदा करूँ तो कम है। अमन अमल कहते हैं यार वो ऐसे क्या जगह बताती हूँ, कौन सी बुक से पढ़ रही हैं ये भी सब जी मैं आपको बता दूँगी कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ। अमन सर कहते हैं कौन सी लाइव, आप लाइव ज्वाइन करो अमर शकील। सो यहाँ हमारे फेसबुक के दो अच्छे से प्यारे से खूबसूरत से लिसनर हैं जो आपस में डिस्कस करें कि लाइव तू जाएगा कि मैं जाऊँ, तू जाएगा कि मैं जाऊँ। तो लेट्स से अगर कोई आता है लाइव तो ठीक है, नहीं तो मैं स्टोरी की तरफ चलती हूँ जो कि मुझे मेरे लिसनर्स ने भेजी हुई है। ऑफ कोर्स उसे भी तो शामिल करना है। Yeah, but do write one listen. Okay, cool. I'm just super lazy.
and procrastinate a lot, but I'll write it down for Fiza. जी अगर आप लिख दोगे तो मैं लाजमी पढ़ूँगी और उसको अपने नेक्स्ट शो में शामिल करती हूँ, बिकॉज आई नो आप मेरे डेली लिसनर हो, रेगुलर लिसनर हो, डेली तो नहीं, आप मेरा शो मिस नहीं करते, इस वजह से आपकी तो मैं सबसे पहले पढ़ूँगी। मैं टिकटॉक नहीं बताता, बस टिकटॉक पर मैं देखूँ। सो जी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और टाइम भी चेक कर लूँ क्या हो रहा है। टाइम भी बहुत कम बचा है। सो सबा ने वाक़या मेरे साथ शेयर किया है, उन्होंने मुझे सेंड किया है फेसबुक पे। वो कहती हैं ये वाक़या मेरे भाई के साथ पेश आया। और ये मैं अपने भाई की ज़बानी ही आपको लिख के पूरा बताती हूँ। उनके भाई कहते हैं कि मैं कई सालों से एक रेस्टोरेंट में खाना डिलीवरी का काम करता हूँ। एक दिन से पहर के वक्त एक ऑर्डर आया। PECHS का एड्रेस था। मैं हस्बे तरीका खाना लेकर मतलूबा जगह पे पहुंचा तो घर ढूंढने में दुश्वारी हुई। मैंने आसपास से पूछा, किसी ने ना बताया। फिर आखिरकार मेहनत के बाद वो घर मिल ही गया और मैंने बेल रिंग की तो वो शायद ख़राब थी, जो कि अक्सर कराची के घरों की बेल ख़राब होती है। मैंने जब दरवाजे पे हाथ रखा तो वो लॉक नहीं था, वो खुला हुआ था। मैं अंदर चला गया, देखा कि गैराज में एक चमकती हुई काली गाड़ी खड़ी थी, जिसमें सहन पार कर करके अंदरूनी दरवाजे की जानिब गया। वहाँ जाके आवाज़ लगाई, कोई है? तो जवाब में किसी खातून की आवाज़ आई कि कौन है? मैंने कहा फलां होटल से आया हूँ, आपका ऑर्डर है खाने का। तो जवाब आया कि अंदर आ जाओ। मैं दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया तो टीवी लाउंज था। एक सिरसिरी सी निगाह में जो मैंने देखा वो ये कि किसी रईस का घर था। कीमती फर्नीचर था, शोकेस, टीवी, गर्ल्स के। ऐसा लग रहा था कि कोई फैमिली यहाँ रहती है जो कि काफ़ी अच्छे खासे घराने से ताल्लुक़ रखती है। मैंने अंदर जाके फिर आवाज़ लगाई तो एक कैमरा जो कि सामने ही था, वहाँ से आवाज़ आई कि कमरे में आ जाओ। मैंने वहाँ जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो फौरी मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार किया। सिक्स सेंस ने कहा कि अंदर कोई अकेली खातून हो सकती हैं, मुझे इस तरह से नहीं जाना चाहिए, कहीं अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ हो, मामला खातून का है। तो मैं बस वापस पलट गया और चुपचाप बाहर आ गया। गली के कोने में एक पान की दुकान पर पहुंचा और उससे कुछ लेने के बाद मैंने पान वाले से कहा, यार कैसे लोग हैं, ऑर्डर मंगवाते हैं और फिर लेते नहीं। तो पान वाले ने पूछा, कौन से घर की बात कर रहे हो साहिब? मैंने घर का बताया तो कहने लगे, भाई क्या पागल हो गए हो, इस घर में तो सालों से कोई नहीं रहता। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि मैं तुम्हें क्या झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा हूँ। इसी बहस में उसने किसी को अपनी दुकान पे खड़ा किया और मुझे लेकर उसी घर की तरफ चला गया। मेन गेट खोलते ही जो पहला झटका मुझे लगा वो ये कि सहन में ना ही कोई गाड़ी थी, ना ही अंदर कोई बहुत ज़्यादा हसीन फर्नीचर था, ना ही वही एंटीक्स थे, बल्कि ये वो मंजर ही नहीं था। और फर्श पे बेतहाशा धूल जमी हुई थी, जैसे इस जगह पे सदियों से किसी ने कदम ही ना रखा हो। मैं ये सोचते हुए बेसाख्ता कहने लगा, यहाँ से कोई गाड़ी कैसे, क्या इंसान का भी गुजर नहीं हो सकता, ये कैसी जगह है? फिर जब हम अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो घर में सिवाय कचरे और टीन के खाली डब्बों के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने घबरा के वापस भागना चाहा, अपनी बाइक स्टार्ट की, सीधा घर आ गया और फिर कई दिनों तक बुखार में मुब्तला रहा। सिस्टर, ये मेरे भाई की आप बीती है जो मैंने आपको बताई। होप आप इसे अपने शो में शामिल करें। मैं कराची में रहती हूँ, मेरा नाम सबा है। थैंक यू सो मच सबा अपना वाक़या मेरे साथ शेयर करने का और इसे मेरे प्रोग्राम की जीनत बनाने का। सो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कोई वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो उसे मैं अपने शो की जीनत बनाऊं, आपके नाम के साथ शामिल करूं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव भी शेयर कर सकते हैं।
डीएम करने का जी तरीका ये है कि आपने हॉरर नाइट विद फ़िज़ा पे मेरे फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे जहाँ भी आपकी अप्रोच है वहाँ पे आपने मुझे मैसेज करना है और मुझे सिर्फ एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन करके बता देना है कि आपके साथ वाक़या पेश आया, आप शेयर करना चाहते हैं, और आप सबके मैसेज का मैं जवाब देती हूँ। और मैं नहीं भी देती तो मेरे मॉडरेटर्स दे देते हैं, वो बात मुझ तक पहुँचा देते हैं। टीम हॉरर नाइट विद फ़िज़ा अपना काम बड़े ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से करते हैं और उनका मैं बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूँगी। आज मैं जो भी हूँ, आज मेरी जो भी फेसबुक पेज की रीच है वो इन्हीं की वजह से है। और कई ऐसे मेरी टीम में लोग हैं जो कि अपने नाम को भी शामिल नहीं करवाना चाहते, वो एनोनिमसली काम करना चाहते हैं। मैं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखूँगी, बट हमारी एक ह्यूज टीम है जो कि हर स्टोरी के बारे में रिसर्च करती हैं, हर टॉपिक के बारे में रिसर्च करती हैं, एडिटिंग करती हैं, मैनेज करती हैं, हर चीज़ को देखती हैं। उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप भी पार्ट बनना चाहते हैं मेरी टीम का तो मुझे डीएम करके बताइएगा, वॉलंटियरली ये काम हम कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ टीम हॉरर नाइट विद फ़िज़ा, डू लेट मी नो। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी टीम का एक मीटअप भी रखने वाले हैं और इसके अलावा फ़ैन मीटअप भी रखेंगे। बट ये काफ़ी पुराना प्लान था मेरा, बट लॉकडाउन की वजह से ये पेंडिंग होता जा रहा था। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लिसनर हैं जो कि आउट ऑफ सिटी से आएंगे, यानी कि मैं कराची में, तो ऑफ कोर्स वो कराची से बाहर से आएंगे, और वो जब भी आएंगे तो हम ऐसे कोई मीटअप प्लान करेंगे ज़रूर। उसके लिए भी आप जो हैं अपडेटेड रहिएगा। इसके अलावा आप तमाम लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, इस आज के शो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। और इसको मैं अपने शो को एंड करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हॉरर नाइट विद फ़िज़ा, HORROR हॉरर NIGHTS नाइट्स, WITH विद FIZZ फ़िज़ा। आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस शो को रिकॉर्डेड सुन सकते हैं और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं टाइम देखती हूँ, उसके बाद कोशिश करूँगी अगर एक स्टोरी और शामिल हो सकती है तो लाजमी करूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ कि थ्रिफ्टी सैम ने इंस्टाग्राम पे अपना एक थ्रिफ्टी स्टोर बनाया है। थ्रिफ्ट मीन्स यूज्ड क्लोथ्स, यूज्ड आइटम्स विच शी इज़ सेलिंग, और वो बहुत मेहनत से ये काम कर रही हैं। उन्हें अप्रिशिएट लाजमी कीजिएगा। इस शो के बाद मैं स्टोरी पे उनकी एक पोस्ट डाल दूँगी, आप उनके इंस्टाग्राम को आराम से अप्रोच कर पाएंगे। वहाँ पे जाके उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, प्यार जिताइएगा। और अगर आप वहाँ पे कोड हॉरर नाइट विद फ़िज़ा यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके बारे में मैं एक डिटेल पोस्ट डाल दूँगी। बट अगर आप ऑर्डर नहीं भी कर सकते, आपने तभी उनको फॉलो करना है और उनको अप्रिशिएट लाजमी करना है, बिकॉज शी इज़ डूइंग समथिंग एंड आई नो हर पर्सनली। एंड आप मेरी बात, मेरी ज़बान पे ट्रस्ट करके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि होता अक्सर ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग में दिखता कुछ है, मिलता कुछ है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो दिखेगा वही मिलेगा। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी होस्ट अपनी दोस्त की बात मान लेना और उनको थोड़ा सपोर्ट कर लेना, थ्रिफ्टी सैम को। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में और मैं स्टोरी शामिल करूँ ना करूँ, 5 मिनट बचे हैं, बट यहाँ पे मेरा दिल कर आप लोगों की बातें पढ़ूँ मैं। और यहाँ पे मीटअप की रिलेटेड बातें हो रही हैं। फ़ाइज़ आप मीटअप पे आना, दिल्ली तो कराची नॉट फार। अरे मैं आउट ऑफ सिटी समझ गया, तो मुझे लग रहा है आउट ऑफ कंट्री में अब मेरे दोस्त आएंगे। आई एम फ्रॉम KSA। करो फ़िज़ा शो, आपके शो में मुझे भी कोई बात करने मिल जाएगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। एवरीवन शो अप इन द मीटअप। आयशा आप आओगी ना? यस विच शकीला, इफ शी गो शमीला, हाँ शमीला और सबको बुलाऊंगी। स्टार लिब्रा कहते हैं मीटअप पर गाइस सबको मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक फ्री। वेरी नाइस। ये मीटअप के स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं मुझे। वाई ऑल्सो वांट टू कम। आप आ सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, बट आप बहुत दूर हैं तो कोई मसला नहीं। अरे जिन मेरी कोल्ड ड्रिंक ले गया।
जिन आपकी कोल्ड ड्रिंक ले गया, आप जिन आपको क्यों नहीं लेके गया? बड़ा गलत काम किया जिन ने, आपको भी लेके जाना चाहिए था। सो जी यहाँ पे 2:56 हो रहे हैं, 1 घंटा हमारा मुकम्मल हो चुका है। आज की शो की स्टोरी भी मैंने शामिल की है और टॉपिक्स के बारे में भी बात की है। अगर मैं एक और स्टोरी शुरू करूं और वो मैं अचानक से रश में पढ़ दूं तो मज़ा नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तो फिर नेक्स्ट वीकेंड फिर मुलाकात होती है। ये बता स्टोरी के बीच में है। नहीं नोमी भाई, मैं नहीं हंसी, मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ, मैं इस कमरे में अकेली हूँ, कोई भी नहीं हंस रहा। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से सब कमेंट करके कह रहे हैं कि आप हंस रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी नहीं हंसा। लेकिन ये कि अजीब से कुछ सीन ये हो रहे हैं कि कभी अपने आप ही वो म्यूज़िक सिस्टम का स्विच बाहर निकल जाता है, जो कि आपने फील किया होगा कि ड्यूरिंग शो कई बार म्यूज़िक ऑफ हुआ है और मैं हैरान होकर देखते हैं स्विच कैसे निकल गया। बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ है। वैसे कहते हैं रेफ पे किसी दिन हॉरर मूवी नाइट या हॉरर मूवी नाइट रखते हैं रेफ पे किसी दिन, और सारे हम लोग सारे यहाँ वाले लोग होंगे, उस पर प्लान बनाओ करते हैं। मैं पोस्ट डाल दूँगी कि आ जाओ, इतने बजे मूवी स्टार्ट करेंगे। सो टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का, क्योंकि 1 घंटा मुकम्मल होने वाला है। सो अपनी होस्ट अपनी दोस्त फ़िज़ा को दीजिएगा इजाज़त। और अगर आपने मुझे आज पहली बार सुनना शुरू किया है तो मैं आपको बता दूं कि हॉरर नाइट विद फ़िज़ा इज़ द हॉरर शो, जिसमें मैं फ़िज़ा आपकी होस्ट आपकी दोस्त कुछ कहानियाँ कुछ हक़ाइक़ आपकी समातों तक पहुँचाती हूँ, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती हूँ। हॉरर नाइट विद फ़िज़ा इज़ द हॉरर शो बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ इवेंट। सो जो कि हर हफ्ते की रात 2 बजे होता है, इसे लाजमी सुनिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट शो है, ना कोई स्पॉन्सर ना कुछ है, बट आप लोगों की मोहब्बत के लिए करती हूँ। सो अप्रिशिएट क्या करें, आपकी अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब क्योंकि रात के 3 बजने वाले हैं तो अपनी कुछ बातें जो 3 बजे मैं आपको 3 बजे के हवाले से बताती हूँ वो शेयर कर दूँ कि तमाम डेमोनोलॉजिस्ट एक्सपर्ट प्रीस्ट एक्सोर्सिस्ट बताते हैं, कहते हैं कि 3 से 5 एक ऐसा टाइम होता है जिसमें तमाम अनसीन क्रिएचर फ्री टू गो एनीवेयर होती हैं। यानी कि इंसानों के सोने का, आदमजात के सोने का वक्त होता है। और वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम अपनी इंसानी आँख से देख नहीं पाते, वो इस टाइम आज़ाद होती हैं, क्योंकि ये उनके निकलने का वक्त होता है। और जब हम उनका जिक्र करते हैं तो वो हमारी तरफ देख के गुमान करती है, आया इन इंसानों को क्या पड़ी है जो हमारा जिक्र लेके बैठ गए। एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर अब्दुल मुहीत और आयशा एमन स्टार लिब्रा के बारे में कोई बात कर रहे हो तो स्टार लिब्रा भी गुजरता हुआ सोचेगा ये मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, मैं भी तो सुनूं क्या गॉसिप हो रही है मेरे बारे में। सो जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ और आप सुनते हैं और आपके कमरे में खुनकी तारी हो जाती है, माहौल ठंडा हो जाता है और अचानक से गूज़बम्प्स होने लगते हैं, तो समझ जाया करें कि कोई चीज़ गुमान कर रही है और देख रही है कि ये कितने मज़े से मेरे बारे में बातें सुन रहा है। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर एक कमरे में 4 कोने हों तो 3 कोनों में जिन्नात होते हैं और इनके वजूद से कोई इनकार नहीं है किसी भी मज़हब में, किसी भी अमल फ़िक्र में। तो अगर आपकी आंखों के सामने से एक साया गुजरा है, बेवजह बिल्लियाँ रो रही हैं, बिना हवा के पर्दे उड़ रहे हैं, छत पे कोई गुज़र के गया है जबकि आपके ऊपर वाले फ्लोर पे तो कोई रहता ही नहीं है, अक्टूबर की ठंडी हवाओं में दरवाज़ा ऐसे नोक हो रहा है जैसे बाकायदा कोई हाथों से बजा रहा हो, तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। सुनिए, जी हाँ, पार्किंग में वो बुज़ुर्ग खातून
वो काली बिल्ली, वो सफ़ेद बिल्ली, वाई ओनली काली, हर किस्म की बिल्ली। डोंट बी रेसिस्ट अबाउट बिल्ली। सो वो बिल्लियाँ रोती हुई गुजरती हुई पुरसरार जो अचानक से आ गिरी। अगर वो कोई शिक जिन है, वो छिपकली जो अचानक से आती है और आप उसको देख के डर जाते हैं, एलिगेटर साइज़ की छिपकली, अगर वो कोई शिक जिन है तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप तो अशरफुल मखलूक है ना। एंड रिमेंबर वन थिंग, द डेड डू नॉट हर्ट बट द लिविंग वन डस। सो अगले वीकेंड इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Someone's always watching me. Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits and he stares. Someone's always standing in the darkest corner of my room. He's tall and wears a suit of black, dressed like the perfect groom.